कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जो हमारे पर्यावरण पर है, कहीं न कहीं उस पर एक उसका बुरा असर पड़ रहा है? कि हम किसी एक डेस्टिनेशन पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी को ब्रेक करते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मैंने एक प्रयास किया सैर सपाटे का। जहाँ जहाँ हम सैर सपाटा कर रहे हैं, वो पर्यटन की मूल भावनाओं को क्षति पहुँचाता है। आप टिहरी साइड जाएँगे, तो वो कूड़े के इतने बड़े-बड़े पहाड़ हैं जो हमारे टूरिज़्म को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम पर्यटन स्थलों पर कूड़ा इकट्ठा कर दे रहे हैं तो उसका निस्तारण कहाँ होगा, उसको कहाँ पे डंप किया जाएगा, उसको कैसे कहाँ पे सेग्रीगेट किया जाएगा, ये लोकल प्रशासन को और पर्यटन विभाग को देखना चाहिए। सर्वेश सर, आपने जो ये सैर सपाटा को आपने बोला कि कन्वर्ट किया जाना है एक नए कॉन्सेप्ट से, सैर सलीका, थोड़ा-सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सैर सपाटा जो आपके भाव और स्वभाव को केवल मनोरंजन तक रख रहा है और सैर सलीका आपको जागरूक कर रहा है, दायित्व की ओर ले रहा है, जिसे हम आजकल जागरूक पर्यटन कहते हैं। अगर गंगा के तट पर कोई व्यक्ति बैठा हो, वो योग कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, गंगा स्नान कर रहा हो और गंगा तट की बात कर रहा हो, तो उसके भाव कुछ और होंगे। उत्तराखंड में जो आपका ये एक वैदिक विवाह डेस्टिनेशन जो कॉन्सेप्ट चला है, थोड़ा-सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पर जो विवाह के आयोजन हों, वो परंपरागत लोक कलाओं को प्रमोट करते हों, वो वैदिक ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हों। हमारी परंपरागत शादियाँ हैं, उसमें हमारे वहाँ धारा पूजा, नौला पूजा जैसी परंपराएं हैं, जिसमें जल संरक्षण की बात है, प्रकृति पूजा की बात है। हेरिटेज टूरिज्म, वेलनेस वॉक, ये आजकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। ये हिमालय, ये गंगा, ये पेड़, ये पौधे, यहाँ के पशु वेलनेस के सबसे अच्छे प्रतीक हैं। और उत्तराखंड हिमालय में वेलनेस प्राप्त करने के लिए यहाँ का भ्रमण ही, यहाँ का प्रवेश ही वेलनेस है। उत्तराखंड की टूरिज्म को प्रचार प्रसार की ज़रूरत न होकर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। पर्यटन स्थलों पे व्यवस्था करने की ज़रूरत है और व्यवस्था करने की मूलभूत सुविधाओं का विकास, जैसे कि कूड़ा निस्तारण की अच्छी व्यवस्था हो, शौचालयों की अच्छी व्यवस्था हो, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, रोड्स ठीक हों। हमारे पास प्रकृति का सौंदर्य भरपूर है, हमारे पास पर्यावरण का जो स्वच्छता है वो भरपूर है, तो हम वो चीज़ हमारे पास है, उसके प्रचार प्रसार की तो ज़रूरत है ही नहीं उसमें। ऐसी क्या चीज़ है जो आपके दिल को दुखाती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? उस सुंदर और साफ स्थान को इसलिए चयन करते हैं कि यहाँ से सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, ये साफ है, लेकिन उसके बाद वो कूड़ा वहाँ छोड़ जाते हैं, तो दुख दुख तो होता ही है। सैलानियों को ये सलीका नहीं आएगा तो वो दूसरों के लिए क्या निशान छोड़ेंगे। आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कोई होटल या होम स्टेज है जहाँ पर इस तरीके के जो आपके सैर सलीका है उन चीज़ों को अपनाया जा रहा है? बाहर से उन विशिष्ट अतिथि के लिए हमने कुछ पानी की बोतल्स ली, लेकिन जब अगले दिन हमने वो चेकआउट किया कमरा, तो उन्होंने वो उनका जो रूम बॉय था वो एकदम आया और उसने कहा कि सर आपकी ये बोतल्स यहाँ छूट गई। तो हमने कहा ये तो उसमें पानी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो आपकी बोतल्स है, आप इनको लेके जाइए। कि वो आपको रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपको एक संदेश दे रहे हैं कि आप अगर प्लास्टिक की बोतल ला रहे हैं तो आप अपने की प्लास्टिक की बोतल साथ में लाएं। क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ के टूरिस्ट को, हमारे जो लोकलाइट्स हैं, कि किस तरीके से वो एक सलीके से घूमें जिससे कि हमारा पर्यावरण भी प्रोटेक्टेड रहे? मेरा तो एक ही सुझाव है कि सैर करें सलीके से, तो निश्चित रूप से एक स्वच्छ हिमालय और स्वस्थ पर्यावरण के साथ हमारा सुंदर पर्यटन विकसित हो। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हम सभी के दिलों के बहुत करीब है, यानी कि टूरिज्म, पर्यटन के बारे में। उत्तराखंड देवभूमि के जो पहाड़ हैं, यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ का जो वातावरण है, न जाने कितने टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है और लाखों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। अगर हम पिछले 7 साल का डेटा देखें तो 62% टूरिस्ट यहाँ बढ़ा है, जो कि एक खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ एक चिंता का विषय ये है कि इतना सारा जो टूरिस्ट हमारे देवभूमि उत्तराखंड में आता है, कहीं ना कहीं वो हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव डाल रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सर्वेश उनियाल, जिन्होंने काफ़ी डिटेल्ड में इसके बारे में स्टडी की है और आज हम
इसी विषय पर विस्तार पूर्वक उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका हमारे स्टूडियो में कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो इंटरेस्ट है और जो टूरिज़्म के लिए है, यानी कि आपको किससे मोटिवेशन मिला कि आप इस फ़ील्ड में आए? तो थोड़ा-सा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, अपने मोटिवेशन के बारे में और अब तक का जो आपका सफ़र है इस फ़ील्ड में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, जैसा कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका जो बचपन होता है और उसका जो परिवेश होता है, वो एनवायरनमेंट उसको कहीं न कहीं एक उसके डायरेक्शन को लेके जाता है। मैं मेरा जो गांव है वो मसूरी और चंबा के बीच में जो सुरकंडा देवी है, वहाँ एक सुंदर सा गांव उनियाल गांव है। मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। और उसके बाद जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो गढ़वाल और कुमाऊँ के मध्य में एक टूरिस्ट स्टेशन है ग्वालदम, बहुत सुंदर जगह है। मैंने वहाँ पर पढ़ाई करी। उसके बाद मैं पौड़ी में मैंने अपना हायर एजुकेशन लिया। तो इन स्थानों में आकर के और यहाँ पढ़ाई करने के बाद यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में मुझे लगा कि टूरिज़्म इस स्टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। और इसीलिए मैंने फिर टूरिज़्म सब्जेक्ट को पढ़ाई करी और उसी में अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करी। और आ, इसी प्रक्रिया में मुझे गढ़वाल विश्वविद्यालय से जब मैंने पर्यटन में पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना शोध कार्य किया। तो सौभाग्य से मुझे वहीं पर पर्यटन विभाग में ही सेवा का अवसर मिल गया और मैं इसी विषय के साथ धीरे धीरे अपनी जो विज़न है उनको आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक सुंदर सा परिवेश गढ़वाल विश्वविद्यालय के रूप में मिला। और मैं पर्यटन विषय के साथ अब बहुत ही आनंद पूर्वक अपने व्यवसाय को कहिए या अपनी जो आजीविका है उसको भी चलाता हूँ और अपने विज़न और मिशन को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। जी सर। आपने तो देश-विदेश और उत्तराखंड की कई जगहों में आपने मतलब घूमा होगा, कई जगह आपने देखी होंगी। तो आपका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है, वो आप हमसे शेयर करिए जो कि मज़ेदार भी रहा हो और कुछ सीख देने वाला भी रहा हो। जी हाँ, ट्रैवल ज़िंदगी में एक रचनात्मकता को विकसित करता है, उसे रोचक बनाता है और आपके आइडियाज़ को खोल के रखता है, आपके विज़न को ज़्यादा विस्तृत बनाने का प्रयास करता है। और इसीलिए मानव जीवन में हमेशा हर व्यक्ति पर्यटन करना चाहता है, सैर करना चाहता है। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सौभाग्य से मुझे पर्यटन विषय में ही कार्य करने का अवसर मिला। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर माउंटेन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्टडी, जिसे पूर्व में पर्यटन विभाग कहते थे, वहाँ पर्यटन में डिप्लोमा, पर्यटन में मास्टर डिग्री और होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स चलते हैं। तो उन छात्रों के साथ मुझे देश भर में शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रमों को करने का अवसर मिलता है। और प्रतिवर्ष हम देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन का अध्ययन करते हैं। उत्तराखंड के तो लगभग सभी पर्यटन स्थलों पर हम जाते ही रहते हैं। तो छात्रों के साथ पर्यटन करने के साथ साथ अध्ययन करना एक अलग तरह का अनुभव होता है। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और विभिन्न राज्यों में जिस तरह की पर्यटन की गतिविधियां बढ़ रही हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का भी आपको अवसर मिलता है। तो मैंने पाया कि देश में मैं जिन जिन राज्यों में मैंने पर्यटन में भ्रमण किया है या अध्ययन किया है, तो उत्तराखंड में पर्यटन की सबसे ज़्यादा संभावनाएं मुझे दिखती हैं। यहाँ पर्यटन की सभी विधाएं, चाहे वो तीर्थाटन हो, वो आपका पर्यटन हो, एडवेंचर टूरिज़्म हो, कल्चर हो, पर्यटन के जो जो एस्पेक्ट्स आज के समय में पर्यटन उद्योग को विकसित कर रहे हैं वो सब यहाँ पर विद्यमान हैं। और जनरली कहा भी जाता है कि उत्तराखंड में आपको अगर समुद्र छोड़ दें तो प्रकृति के सभी मानक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और इसलिए पर्यटन उद्योग में उत्तराखंड राज्य अग्रणीय है, देश में ही नहीं और विदेश के भी पर्यटक उत्तराखंड में अत्यधिक मात्रा में जो उनका आवागमन है इसीलिए बढ़ रहा है। अच्छा सर, जो हमारा उत्तराखंड है वो टूरिज्म का एक प्रमुख सेंटर बन गया है। लेकिन अगर आप अभी एक रिसेंट घटना धराली में देखें तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो कहीं न कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जो हमारे पर्यावरण पर है, कहीं न कहीं उस पर एक उसका बुरा असर पड़ रहा है? देखिए, पर्यटन उद्योग में पर्यटकों की संख्या उसके नियोजन के अनुपात में होनी चाहिए। और जो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस इस वजह से होता है कि हम किसी एक डेस्टिनेशन पे
उसकी कैरिंग कैपेसिटी को ब्रेक करते हैं या किसी स्थान पर आवश्यकता से अधिक पर्यटकों का आवागमन होता है, तो उससे निश्चित ही प्रकृति को कहीं न कहीं चोट पहुँचती है। तो जो इस तरह की घटनाएँ केवल उत्तराखंड में नहीं अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती हैं, उसके पीछे एक कारण ये अवश्य है कि हमारा जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ब्रेक हो रहा है। हमारा जो पर्यटन का जो फ्लो है वो किन्हीं स्थानों पर बहुत ज़्यादा है और किन्हीं स्थानों पे बहुत कम है। तो जो पर्यटन नियोजन है वो इस तरह से होना चाहिए कि पर्यटन का जो विकास है, पर्यटन की जो योजनाएँ हैं, पर्यटन की जो परियोजनाएँ हैं, उसमें कैरिंग कैपेसिटी के साथ-साथ पर्यटन उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए और उसको सेक्टर में बाँटना चाहिए कि अगर तीर्थाटन है तो उसको तीर्थाटन का एक अलग स्वरूप होना चाहिए, पर्यटन का अलग स्वरूप है, साहसिक पर्यटन के लिए अलग-अलग डेस्टिनेशन हैं, कल्चर टूरिज़्म के लिए देश भर में अनेक तरह के गंतव्य हैं। तो इस तरह का जो हमारा प्रारूप है, जो पर्यटन प्रारूप है, उसको नियोजन के साथ बहुत अच्छे से ही करना चाहिए। और दूसरा जो मुझे एक लगता है, जो अब जिस बात पर बहुत ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत है, वो है पर्यटन ज़िम्मेदारी से। तो हम पर्यटन को केवल मनोरंजन की स्थिति में नहीं ला सकते। इसीलिए गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मैंने एक प्रयास किया सैर सलीके का। जहाँ-जहाँ हम सैर सपाटा कर रहे हैं, वो पर्यटन की मूल भावनाओं को क्षति पहुँचाता है। इसलिए आप यदि सैर करते हैं, तो उसे सलीके से करें, उसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म कहें या उसको ज़िम्मेदार पर्यटन कहें। इस प्रारूप में ही पर्यटन को विकसित करने की आवश्यकता राज्यों को भी है, राज्य सरकारों को भी है और पर्यटन विभाग को भी है। सर, जैसे पर्यटन बढ़ रहा है तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और एक तरफ हमारे जो लोकलाइट्स होते हैं उनको रोजगार मिलता है। तो सर, ऐसा कोई सस्टेनेबल प्लान है जिससे कि हमारे जो लोकलाइट्स है उनको रोजगार मिले, उनका काम भी अच्छा चले और साथ साथ हमारी प्रकृति को भी नुकसान ना हो? देखिए, मैं अपने राज्य के बारे में कहूँ तो हमारे राज्य में जो तीर्थाटन, जो हमारी मूल अवधारणा ही है, हम्म। वो पूरी तरह से प्रकृति के को संरक्षित रखने के प्रारूप से ही चलती रही है, सदियों-सदियों से चल रही है। और जिस तरह के पर्यटन की विधाएँ अब विकसित हो रही हैं, जिसमें एडवेंचर टूरिज़्म है, कल्चर टूरिज़्म है और भी कई तरह की विधाएँ हैं, जो पर्यटन उद्योग को विकसित कर रही हैं। तो मेरा मानना है कि इन सभी विधाओं को सलीके के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति, संस्कृति और सौंदर्य, इसका समन्वय पर्यटन को निश्चित रूप से अच्छी दिशा की ओर ले जा सकता है। जी जी जी। अच्छा सर, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि प्रदेश में 50 से अधिक डंप साइट्स पर करीब 16 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट जमा हो चुका है, जिसमें से 81% सिर्फ देहरादून और हरिद्वार से आया है। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे मुख्य जो कारण है वो पर्यटक हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं? देखिए, ये जो प्रक्रिया है, जो ये चिंता का विषय है, वो एक तरफ़ा नहीं हो सकता। इसमें पर्यटकों से भी ये स्थिति पैदा हो रही है और पर्यटन उद्योग में जो हम लोग जुड़े हैं, उससे भी यह स्थिति पैदा हो रही है। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमको ज़िम्मेदार पर्यटन, जिसे पर्यटक को भी सोचना है और पर्यटन इंडस्ट्री को भी सोचना है। जैसे कि पूरे पहाड़ों में ये हम मनोरंजन के तौर पे जो पर्यटन, जिसको मैं सैर सपाटा कहता हूँ, इससे बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। सैर सलीके की तरह से ही हमें रहना चाहिए और पर्यटन उद्योग के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको इसमें पर्यटकों के साथ अच्छे से समन्वय करके उनको इस बात के लिए मजबूर भी करना चाहिए, उनको निर्देशित भी करना चाहिए कि वो इस प्रकृति के बीच में पर्यटन के सलीके के साथ अपने अ अ, दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएँ। वो मनोरंजन अवश्य करें, लेकिन वो सलीके के साथ मनोरंजन करें। तो यह जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म है, जिसे आज भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय बार-बार इसको बहुत तेज़ी के साथ विकसित करने के लिए और लोगों में जागरूक करने के लिए इस योजना को आगे ला रहा है। तो आज भी हमको इस परियोजना के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ पर्यटकों को और पर्यटन उद्योग को जोड़ने की आवश्यकता है। सर, बल्कि मैं अपना एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब हम लोग ना टिहरी लेक गए थे ना, तो मैंने वहाँ पर देखा कि कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस तरीके के कूड़े जो है वो डंप होते जा रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर ना कुछ ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे। तो आपके अकॉर्डिंग हम ऐसे
कैसे कदम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके के वेस्ट को मैनेज किया जाए प्रॉपरली? क्योंकि आप देखिए अगर आप टिहरी साइड जाएँगे, तो वो कूड़े के इतने बड़े-बड़े पहाड़ हैं जो हमारे टूरिज़्म को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। देखिए पर्यटकों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम पर्यटन स्थल में जाएं और उसके बाद डस्टबिन्स पे हम लोग कूड़ा डाल देते हैं तो उसके बाद वो निस्तारण हो गया, वो निस्तारण होता नहीं है। बेसिकली जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो डस्टबिन इस व्यवस्था को सुधारने में उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए उसका एक मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत है। अगर हम पर्यटन स्थलों पर कूड़ा इकट्ठा कर दे रहे हैं तो उसका निस्तारण कहाँ होगा, उसको कहाँ पे डंप किया जाएगा, उसको कैसे कहाँ पे सेग्रीगेट किया जाएगा, ये लोकल प्रशासन को और पर्यटन विभाग को देखना चाहिए कि पर्यटन स्थलों पर तो पर्यटक जाएंगे वो अपने सलीके से या अपने जिम्मेदारी से वो उसको डस्टबिन में तो रख देंगे, उसके बाद की प्रक्रिया तो अ, स्थानीय प्रशासन की होती है या स्थानीय जो प्रबंधन है उसकी होती है। तो उसमें पर्यटन उद्योग को भी आगे आना है और स्थानीय प्रशासन को भी आगे आना है कि ताकि वो पर्यटन स्थलों पर इस तरह के जो कूड़े के पहाड़ हैं वो निश्चित रूप से जमा हो रहे हैं और वो बहुत चिंता का विषय भी है क्योंकि जब वो निस्तारण नहीं होता है तो वो फिर अंत में वो डस्टबिन जो है पहाड़ के स्लोप्स में गिर जाते हैं और वो बाद में पहाड़ के चट्टानों के रूप में विकसित हो रहे हैं, वो इधर उधर बिखर रहे हैं। तो ये जो कूड़ेदान वाली व्यवस्था है ये खाली कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसका निस्तारण पहले होना चाहिए। कूड़ेदान तो और भी खतरनाक हो रहे हैं क्योंकि उस पे कूड़ा जमा हो रहा है, उसको कोई निकाल नहीं रहा है और कुछ जो इंटीरियर वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वहाँ पर वो फिर सड़ गल रहा है। तो यह तो कोई मतलब उसका एक स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान के लिए जो पर्यटन उद्यमी हैं और स्थानीय प्रशासन है उनके बीच में एक अच्छा समन्वय होकर के उसके निस्तारण की निश्चित ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, जो उत्तराखंड लोग घूमने के लिए आते हैं हमारे टूरिस्ट, तो अक्सर वो कन्फ्यूज़ रहता है कि उत्तराखंड में कौन-कौन सी जगह को विज़िट किया जाए? और आपने तो यहाँ के ऑलमोस्ट सभी जगह देखे होंगे, तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कौन से डेस्टिनेशंस को बताएँगे कि हमारे टूरिस्ट को यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए? हाँ, देखिए पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं या जैसे तीर्थाटन है तो उन तीर्थाटन के तीर्थयात्रियों का तो मंतव्य एकदम स्पष्ट होता है कि वो धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, वहाँ की यात्रा करते हैं, तो वो उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन तीर्थयात्रियों के साथ साथ जो पर्यटक हैं वो भी अलग अलग विधाओं को लेकर के आते हैं। किसी को वन्य जीवन में रुचि है, किसी को साहसिक पर्यटन में है, किसी को पर्वतारोहण में है, किसी को केवल शांति योग ध्यान में है। तो उत्तराखंड में बहुत सारे स्थान हैं जो अलग अलग तरह की विधाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। तो जो भी पर्यटक अगर शांति के लिए आना चाहते हैं, संस्कृति के आना चाहते हैं, वो थोड़ा इन स्थलों पर पहले पूर्व जानकारी हासिल कर लें और वो केवल एक तरफ न जाते हुए जो अलग अलग स्थल हैं वहाँ पे जाएं। उससे हमारी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी लाभ प्राप्त होता है और पर्यटक जो चाहता है उसको वास्तविक गंतव्यों की ओर भेजा जा सकता है। जी। पर्यटन को आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो हमारे ट्रैवलर्स हैं और जो हमारी लोकल कम्युनिटी है, उनको किस तरीके से साथ मिलकर काम करना चाहिए? आ, जो हमारी लोकल कम्युनिटी है उसको तो सबसे पहले ये देखना है कि उनकी प्रकृति, उनकी संस्कृति और उनका सौंदर्य संरक्षित रहे और उस संरक्षण की प्रक्रिया के साथ वो अपने पर्यटन उद्योग को विकसित करें। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रकृति, संस्कृति और सौंदर्य। उसके लिए उनको जो पर्यटन उद्यमी हैं उनको पहले ये चयन करना होगा कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। अगर उनको आजकल जैसे होम स्टेज पे बहुत सारे पर्यटन उद्यमी काम कर रहे हैं तो वो सुंदर स्थलों पे, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल टूरिज्म का आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा है। आजकल योग, ध्यान, मेडिटेशन इसके लिए भी स्थलों की और गंतव्यों की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो पर्यटन उद्यमी या जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं वो अपनी स्किल को थोड़ा डेवलप करते हुए, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी सरकार भी है और आजकल विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो युवाओं को इस क्षेत्र में अध्ययन करके तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों के व्यवसाय को चुनना चाहिए ताकि वो पर्यटकों को भी अच्छा लाभ दे सकें और स्थानीय पर्यटन उद्योग को भी नियोजित रूप से आगे ले जा सकते हैं। सर, ये होम स्टेज का क्या है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? होम स्टेज का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कुछ दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ पर होटल और या अन्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहाँ पर आगंतुकों को आतिथ्य सत्कार देने के लिए लोग अपने घरों में ही कुछ कक्षों को ठीक सुसज्जित करते हैं और उस पे पर्यटकों को आमंत्रित करते हैं। स्थानीय भोजन
जैविक उत्पाद और स्थानीय स्मारिकाओं से भी उनको लाभान्वित करते हैं। तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो जो पर्यटक हैं वो सुंदर और दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी आवासीय व्यवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ की संस्कृति को जानना चाहते हैं तो वो भी जान लेते हैं, वहाँ के खान पान से वो विज्ञ होते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलता है। लेकिन होम स्टे में अब थोड़ा सा एक जो जटिलता ये आ रही है कि होम स्टे फिर वही होटल का रूप लेने लगे हैं कि लोग अपने होम स्टे के नाम से घरों पे बड़े बड़ा कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं। तो वो थोड़ा चिंता का विषय है, और होम स्टे को जो उसका वास्तविक प्रारूप है उसी तरह से विकसित किया जाना चाहिए। तो होम स्टे के लिए कुछ ऐसे लिमिटेशंस है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि देखिए, जो नियम हैं उसके हिसाब से है कि आप अपने घर में ही कुछ कमरों को सुसज्जित करेंगे। उसमें पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाओं को स्वच्छता के साथ उपलब्ध कराएंगे, और स्थानीय भोजन कल्चर से उनको रूबरू कराना। सर्वे सर, आपने जो ये सैर सपाटा को आपने बोला कि कन्वर्ट किया जाना है एक नए कॉन्सेप्ट से, सैर सलीका, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे कि दो शब्द हैं, सैर सपाटा और सैर सलीका। तो ये दोनों में भाव और स्वभाव परिवर्तन की बात है। जैसे सैर सपाटा है वो एक आपको मनोरंजन के तौर पर आगे ले जाता है, और सैर सलीका इस बात के लिए आपको चिंतन के लिए मजबूर करता है कि आपको सैर करनी है मगर सलीके से करनी है। उसके पीछे कुछ आपके मोटिव होंगे, उसके उद्देश्य होंगे, और उसको एक निश्चित प्रारूप पे आपको अपनी सैर करनी है। तो ये सैर सलीका है। तो सैर सपाटा जो आपके भाव और स्वभाव को केवल मनोरंजन तक रख रहा है, और सैर सलीका आपको जागरूक कर रहा है, दायित्व की ओर ले रहा है, जिसे हम आजकल जागरूक पर्यटन कहते हैं। तो उसी का एक ये शब्द हमने सैर सलीका गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पर्यटन छात्रों के साथ हमने ये अभियान शुरू किया, और इसमें हम पर्यटन स्थलों पे जा कर के स्वयं से ही पर्यटकों को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि आप पर्यटन स्थलों में जागरूकता के साथ सैर करें, सलीके के साथ सैर करें, और उस पर्यटन स्थल की स्वच्छता, उसकी विरासत, उसकी संस्कृति, उसके भाव को बना के रखें। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण के तौर पे एक स्थल के बारे में बताऊंगा कि ऋषिकेश के पास एक गंतव्य है, उसका नाम आजकल बहुत ज़्यादा पर्यटक लेते हैं कि हमें ऋषिकेश में गोवा बीच जाना है। तो मुझे लगता है कि अगर गंगा के तट पर कोई व्यक्ति बैठा हो, वो योग कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, गंगा स्नान कर रहा हो, और गंगा तट की बात कर रहा हो, तो उसके भाव कुछ और होंगे। लेकिन गंगा तट पर आप गोवा बीच शब्द करेंगे तो आपका भाव ही बदल जाएगा। आपको लगेगा कि गंगा केवल जल क्रीड़ा के लिए है, जिस तरह से आप समुद्र में जल क्रीड़ाएं करते हैं। तो ये भाव परिवर्तन हो गया। तो ये यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उससे मैच नहीं करता कि गंगा के तट पे आप योग, ध्यान, चिंतन, इस तरह की विचारधारा के साथ अगर पर्यटन करते हैं, इस तरह की विचारधारा के साथ आप सैर करते हैं, तो वो सैर सलीका है। तो इसी भाव को लेकर के अगर हम विरासत स्थलों पे जाते हैं, तो आपने कई विरासत स्थलों पे देखा होगा, भारत के अनेक पर्यटन स्थलों पे मैंने देखा है कि लोग जाते हैं और वहाँ अपने नाम लिख देते हैं दीवारों पे, अपने या अपने चाहने वालों के नाम लिखते हैं, पेड़ों को गोद देते हैं, उस पर भी कुछ लिखते हैं। तो वो सैर सपाटा है। आप विरासत को खत्म कर रहे हैं, आप पेड़ों पे नाम लिख रहे हैं, विरासत भवनों पे नाम लिख रहे हैं, तो वो आपका भाव खराब हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया, उसका नाम सैर सलीका है। और हम हर तरह की यात्रा को, वो तीर्थ यात्रा हो, वो किसी भी तरह का पर्यटन हो, उसको सलीके के साथ रखना चाहते हैं, जिसको आप पर्यटन की भाषा में आजकल कहते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म, या कोई कहता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। तो ये बात क्यों आ रही है? वो ये बात इसलिए आ पा रही है कि हम लोगों का जो भाव है सैर का, वो सपाटा में है, और हम सलीके से अपनी यात्राओं को नहीं कर रहे हैं, हम केवल मनोरंजन तक अपनी सैर को रख रहे हैं। इसलिए ये सैर सलीका अभियान हमने प्रारंभ किया, और इसकी आवश्यकता पूरे भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को है कि अगर उसको पर्यटन को पर्यावरण से जोड़ना है, उसको संस्कृति के संरक्षण से जोड़ना है, तो सैर सलीका अभियान को आगे करना होगा, और मनुष्य को अपने लिए सैर सलीका ही अपनाना होगा। सर, जैसे ना उत्तराखंड में जो आपका ये एक वैदिक विवाह डेस्टिनेशन जो कॉन्सेप्ट चला है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली जो उत्तराखंड में हम जो डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, तो वो फिर वही एक भाव पे आ गया, क्योंकि हिमालय जो है योग, ध्यान, ज्ञान,
इसका क्षेत्र है और यहाँ का पर्यावरण उसको इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि वो मनोरंजन के तौर पर यहाँ पर एक्टिविटी करे। तो जो विवाह हैं ये गंगा के तट पे विवाह होते हैं। आपने त्रिजुगी नारायण में जी, जी, सुना होगा सुना है। विवाह के कई लोग वहाँ पर विवाह आयोजन करते हैं, तो वो भी सलीके से होना चाहिए। तो इसलिए वैदिक विवाह की परंपरा उत्तराखंड में की जानी चाहिए, यानी यहाँ पर जो विवाह के आयोजन हों वो परंपरागत लोक कलाओं को प्रमोट करते हों, वो वैदिक ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हों, वो यहाँ के खान पान को आगे बढ़ाते हों और यहाँ के प्रकृति के संरक्षण की बात करते हों। जैसे कि यहाँ जो हमारी परंपरागत शादियाँ हैं उसमें हमारे वहाँ धारा पूजा, नौला पूजा जैसी परंपराएं हैं जिसमें जल संरक्षण की बात है, प्रकृति पूजा की बात है। तो इस तरह के विवाह यहाँ पर हों जो प्रकृति के समन्वय के साथ आगे बढ़े, तो जो लोग भी यहाँ वैदिक विवाह के लिए आएंगे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा वैदिक विवाह से हो सकता है और इसके लिए उत्तराखंड हिमालय सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य है, ऐसी मेरी आशा है। सर, एक हेरिटेज टूरिज्म, वेलनेस वॉक, ये आजकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, क्या है ये? वेलनेस खुशियों के लिए है, आपका मन शांत रहे, आपका चित्त शांत रहे। और हिमालय, गंगा तो इसके ही प्रेरक हैं कि अगर आप हिमालय को देखते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपके अच्छे विचार आते हैं। इन्हीं हिमालयों को देखकर वेद और पुराण रचे गए हैं। इन हिमालयों में आकर के लोगों ने अनेक अनेक रचनाएं करी हैं। तो इसका मतलब ये हिमालय, ये गंगा, ये पेड़, ये पौधे, यहाँ के पशु वेलनेस के सबसे अच्छे प्रतीक हैं। और उत्तराखंड हिमालय में वेलनेस प्राप्त करने के लिए यहाँ का भ्रमण ही, यहाँ का परिवेश ही वेलनेस है। तो अगर हम खुशियों की सैर करना चाहें, अपने तन मन को स्फूर्त रखना चाहें, अपने चिंतन को स्वच्छ रखना चाहें, तो निश्चित रूप से हिमालय के गंतव्यों में उत्तराखंड सबसे अग्रणी होगा। जी 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 जी। जैसे यहाँ की सरकार होम स्टेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्या फ़र्क पड़ेगा इसका हमारे टूरिज्म में? अगर हम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत सुंदर और सुंदरतम गंतव्य स्थलों की श्रेणी में आते हैं, वहाँ पर अच्छे स्वच्छ होम स्टे हों, तो जो हमारे पर्यटक हैं या जो हमारे लेखक हैं, राइटर हैं, यहाँ कई कॉन्सेप्ट के साथ अब लोग आ रहे हैं, चित्रकार आते हैं, फिल्म मेकर्स आते हैं, तो वो उन सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ की सुंदरता को देख पाएंगे और उनको वहाँ पे अच्छी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। तो होम स्टे इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो चूँकि वो होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में तो हमेशा ही रहते हैं, तो उनको एक अलग तरह की प्रक्रिया के साथ, अलग तरह के प्रारूप में रहना होता है। तो वो इसलिए इन होम स्टेज को ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि उनको, जिसे आजकल हम ऑर्गेनिक फूड कहते हैं, उनको जो है हमको ऑर्गेनिक खाना मिले। वैदिक फूड की भी बात आजकल चल रही है। तो ये स्थल जहाँ होम स्टे डेवलप हों और वो वहाँ के ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता हो, वहाँ के स्थानीय लोक कलाओं को प्रमोट करता हो, तो होम स्टे उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अन्य राज्यों के होम स्टे से कुछ पृथक हों। वो हिमालय, गंगा, प्रकृति और इन चीज़ों की अवधारणा को अपने मूल में सजा के रखें। जी 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 जी। अच्छा सर्वेश सर, उत्तराखंड की टूरिज्म को प्रचार प्रसार की ज़रूरत न होकर व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि उत्तराखंड में प्रचार प्रसार से ज़्यादा पर्यटन स्थलों पे व्यवस्था करने की ज़रूरत है और व्यवस्था करने की मूलभूत सुविधाओं का विकास, जैसे कि कूड़ा निस्तारण की अच्छी व्यवस्था हो, शौचालयों की अच्छी व्यवस्था हो, पेयजल की अच्छी व्यवस्था हो, रोड्स ठीक हों। तो जो रोड साइड एमिनिटीज़ में जो चीज़ें भी आती हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और वो चीज़ें अगर दुरुस्त हो जाती हैं, वही प्रचार प्रसार है। हम हिमालय को तो बना नहीं सकते, हम गंगा के प्रवाह को, तो गंगा का प्रवाह ही चल रहा है, वो तो प्रकृति की देन है, तो उसको तो हम कर नहीं सकते। तो वो हमारे पास भरपूर है, हमारे पास प्रकृति का सौंदर्य भरपूर है, हमारे पास पर्यावरण का जो स्वच्छता है वो भरपूर है। तो हम वो चीज़ हमारे पास, उसके प्रचार प्रसार की तो ज़रूरत है ही नहीं, उसमें तो हम अव्वल हैं ही। हमें व्यवस्थाओं को ठीक करने की ज़रूरत है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ही हमको पर्यटन नियोजन में अपनी कार्य योजनाओं को लाना चाहिए। जी जी जी। सर, कभी जब आप घूमने जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपके दिल को दुखाती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, व्यथित होता है जिससे आपका दिल? हम जब बहुत सुंदर स्थलों पे जाते हैं और देखते हैं कि कहीं पे
पर्यटन नियोजन के रूप में यदि हमने किसी सुंदर स्थान पर कोई शोभा स्थली बनाई हुई है, जिसमें हम चाहते हैं कि आदमी यहाँ पे बैठे, सुंदर दृश्यों को देखे, उस स्थल के आसपास हम जब देखते हैं कि कूड़ा का ढेर लगा हुआ है, लोग वहाँ पर आते हैं, उसके बाद उसको जो है उस सुंदर और साफ स्थान को इसलिए चयन करते हैं कि यहाँ से सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, ये साफ है, लेकिन उसके बाद वो कूड़ा वहाँ छोड़ जाते हैं, तो दुख तो होता ही है कि आपने एक साफ और सुंदर जगह को खराब कर दिया, क्योंकि सिर्फ अपने तक आपका मतलब रखा है कि मुझे अच्छा होना चाहिए, दूसरों के लिए खराब हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये बात इसीलिए मैं बार बार सैर सलीके की बात कर रहा हूँ। और जब तक सैलानियों को ये सलीका नहीं आएगा तो वो दूसरों के लिए क्या निशान छोड़ेंगे, और पर्यटन उद्यमियों को लिए भी सैर सलीका अपनाना ही होगा। और भविष्य में यदि हिमालय को बचाना है तो अगर सैर सलीका नहीं होगा और केवल सैर सपाटा यहाँ चलता रहा तो हिमालय तो निश्चित रूप से प्रदूषित होता रहेगा। क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कोई होटल या होम स्टेज है जहाँ पर इस तरीके के जो आपके सैर सलीका है उन चीज़ों को अपनाया जा रहा है? आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा है क्या? मैं एक गुप्त काशी में एक रिजॉर्ट है, वो एक बार गया था, मैं किसी यूनिवर्सिटी के गेस्ट को लेकर के मैं वहाँ गया था, तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा हमें मिनरल वाटर अवेलेबल करा दीजिए। तो उन्होंने कहा सर हमारे वहाँ मिनरल वाटर तो नहीं है, हमारे वहाँ तो ये बोतल में पानी है और ये साफ़ पानी है, इसमें हम नेचुरल वाटर भी रखा हुआ है, और इसमें जो है हमने आरओ जो बेसिक होटल में होना चाहिए वो सब करा है, आप हमारे पास मिनरल वाटर नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, तो आप बाहर से मंगा सकते हैं, हम आपको रोक तो नहीं सकते। तो हमने बाहर से उन विशिष्ट अतिथि के लिए हमने कुछ पानी की बोतल्स ली, लेकिन जब अगले दिन हमने वो चेकआउट किया कमरा, तो उन्होंने उनका जो रूम बॉय था वो एकदम आया और उसने कहा कि सर आपकी ये बोतल्स यहाँ छूट गई। तो हमने कहा ये तो उसमें पानी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर ये तो आपकी बोतल्स हैं, आप इनको लेके जाइए और ये हम यहाँ आपको अलाउ नहीं करेंगे, ये आप क्योंकि आप लाए हैं आप ही इसको। तो उन्होंने वो सारी की सारी 6-7 पानी की बोतल्स जो हैं गाड़ी में रख दी। तो मुझे थोड़ा शर्मिंदगी भी हुई कि ये तो, लेकिन वो कितना सुंदर मैसेज, कितना सुंदर संदेश है कि वो आपको रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपको एक संदेश दे रहे हैं कि आप अगर प्लास्टिक की बोतल ला रहे हैं तो आप अपने की प्लास्टिक की बोतल साथ में लाएं। तो वो उस होटल का नाम मैं ज़रूर लूँगा, वो वहाँ पे 4 मचान रिजॉर्ट करके है गुप्त काशी में, वो इस तरह का प्रोविज़न है। और ऐसे मैंने कई जगह पे कुछ जगहों पे देखा है कि वो प्लास्टिक की बोतल को अलाउ नहीं करते, और अगर आप लाते हैं तो आपको अपनी प्लास्टिक की बोतल वापस लेके जानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे इस तरह का जो प्रोविजंस हैं वो निश्चित रूप से आगे टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। जी 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 जी। क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ के टूरिस्ट को, हमारे जो लोकलाइट्स हैं, कि किस तरीके से वो एक सलीके से घूमें जिससे कि हमारा पर्यावरण भी प्रोटेक्टेड रहे? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? मेरा तो एक ही सुझाव है कि सैर करें सलीके से। अच्छा। और सैर सपाटे के भाव को समाप्त करके सैर सलीके के भाव को और स्वभाव को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से एक स्वच्छ हिमालय और स्वस्थ पर्यावरण के साथ हमारा सुंदर पर्यटन विकसित होगा। जी 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 जी। सर्वेश सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने विस्तार पूर्वक यहाँ के पर्यटन के बारे में बताया, यहाँ के चैलेंजेस के बारे में बताया, आपने उन चीज़ों के बारे में बताया जिससे कि हम इन चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं, है ना, जितनी भी हमारी कमियां उनको दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपने हमको बताया। और सर, आपको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमें समय देंगे और हम किसी नए विषय पर आपसे विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर। दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा एपिसोड था वो सर्वेश सर के था, और सर्वेश सर ने हमें बहुत ही डिटेल में यहाँ के पर्यटन के बारे में बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, और हमें बताया कि किस तरीके से हम घूमने के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी सुंदर रख सकते हैं। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।